हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। बच्चों, आजकल ललितपुर में कोरोना बहुत फैल रहा है, इसलिए आई होप ऑल ऑफ यू स्टे होम एंड स्टे सेफ। इसलिए आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें, जिसके चलते आज हम आपको अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे। और अर्थशास्त्र में सबसे पहला चैप्टर आपका आएगा विकास। विकास सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विकास क्या है या विकास किसे कहते हैं। तो विकास का शाब्दिक अर्थ होता है प्रगति करना, डेवलपमेंट करना, बढ़ना आगे। या आप कह सकते हैं पारिभाषिक रूप में कि किसी भी वस्तु का बढ़ना या पहले से विकसित होना या पहले से और मजबूत होना विकास कहलाता है। अर्थात किसी चीज का और अधिक विकास हो जाना और अधिक प्रगति कर जाना आपका विकास कहलाता है। जैसे आजकल आपके मोबाइल है, स्टार्टिंग में जब आया था तो कीपैड था, से आगे आया और आगे अच्छा बना। आज स्मार्टफोन आपके हाथों में रहते हैं, इसी फोन के जरिए आज आप पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? मोबाइल का विकास हुआ, इसकी प्रगति हुई। अब आता है आपका क्वेश्चन, विकास क्या वादा करता है? यानी विकास जो हम करते हैं तो वो क्या वादा करता है और क्या सोचकर विकास होता है। विभिन्न व्यक्तियों का लक्ष्य अलग अलग होता है। भारत जहाँ इतनी अत्यधिक जनसंख्या है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति की लक्ष्य अलग होता है, आकांक्षाएं अलग होती हैं, उसकी प्रगति करने की इच्छाएं अलग होती हैं। तो विकास इसमें विकास क्या वादा करता है, जिसको हम दो उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जिसमें पहला है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। एक भूमिहीन, जिस मजदूर के पास भूमि नहीं है, वो दूसरों की भूमियों पर कार्य करके अपनी जीविका चलाता है, वो क्या सोचेगा, वो विकास के लिए उसके लक्ष्य क्या होंगे। तो उसका लक्ष्य आता है आपका भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का काम करने के अधिक दिन मिले, उसे अधिक से अधिक काम मिले, जिससे वो अपने जीवन के लक्ष्य पूरा कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। दूसरा, उसको बेहतर मजदूरी मिले, यानी जो वो कार्य कर रहा है उसके लिए उसे अच्छी मजदूरी मिले। 8 घंटे काम कर रहा है तो 8 घंटे के एवज में सिर्फ 100 रुपए नहीं, कम से कम उसे 300 या 400 रुपए मिलना चाहिए। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करे, यानी उनके बच्चे जो अगर इंग्लिश स्कूल में ना पढ़ के स्थानीय स्कूल में पढ़े तो वहां उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। कोई सामाजिक भेदभाव उनके साथ नहीं हो। तो एक ग्रामीण या भूमिहीन मजदूर का जो लक्ष्य होता है या उसका विकास जो करना होता है, वो सोचता है, वो ये सारे पॉइंट लेकर सोचता है। इसके विपरीत दूसरा, जबकि एक समृद्ध किसान क्या सोचता है या उसके विकास की सोच क्या होती है। किसान को उसकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आयु सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेश भेज सके। यानी सबसे पहला आएगा कि किसानों को जो उनकी उपज हो रही है उनके बेहतर मूल्य मिल सके, और उस खेतों पर कार्य करने वाले मजदूर जो उन्हें मिलते हैं वो सस्ते और मेहनती मजदूर मिले। जबकि ये चाहते हैं हम मजदूरी मेहनत करें, हमें पैसा अच्छा मिले, लेकिन एक समृद्ध किसान ये चाहता है कि मजदूर मेहनती मिले लेकिन सस्ती दर पर हमें मिले। वो सुनिश्चित करना चाहता है उसकी आय अधिक हो, जिससे उसके बच्चे और अधिक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, बाहर जाकर उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक भूमिहीन मजदूर और एक समृद्ध किसान की विकास की जो लक्ष्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी तरह एक और उदाहरण आपको हम देते हैं कि एक उद्योगपति अधिक बिजली के लिए बांध बनाना चाहता है, पानी के लिए वो बांध बनाना चाहता है, क्योंकि उसको उद्योगों के लिए, मशीनों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो वो चाहता है कि बड़े बड़े बांध बनाए जाए। जबकि जस्ट इसके विपरीत आदिवासी जो होते हैं वो सिंचाई के लिए सिर्फ छोटे से तालाब या छोटा बांध बनाना चाहते हैं। वो बड़े बड़े तालाब नहीं बनवाना चाहते हैं, बांध नहीं बनवाना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी जमीन, बड़े बांध बनने पर एक बहुत सी बड़ी जमीन जो है जलमग्न हो जाती है। हमने इससे पहले भी भूगोल में आपको जल संसाधन में पढ़ाया था कि एक उद्योगपति और एक आपका आदिवासी क्या चाहता है। तो दोनों की विकास की दरें अलग है। वो चाहता है कि बड़े बांध बने, जिससे उसे मशीनों को चलाने के लिए विद्युत प्राप्त हो, पानी प्राप्त हो, अन्य सुविधाएं प्राप्त हो। इसके विपरीत आदिवासी, जिनकी जमीनें इसमें चली जाती हैं, वृक्ष वगैरह चले जाते हैं, आधी से ज्यादा जमीन जलमग्न हो जाती है, वो ये चाहते हैं कि बड़े बांध ना बनकर छोटे छोटे तालाब और बांध बनाए, जिससे कि उन्हें कृषि के लिए सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो सके।
इस तरह आपने दो उदाहरणों के जरिए देखा कि विकास क्या चाहता है। इस तरह हम निष्कर्ष निकालते हैं और इससे दो बातें निकलकर सामने आती हैं कि पहली है, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। यानी दो व्यक्तियों के जो विकास के लक्ष्य होते हैं वो भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक भूमिहीन किसान का लक्ष्य अलग है, एक समृद्ध किसान का लक्ष्य अलग है। दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है। जैसे उद्योगपति के लिए बांध बनाना विकास है, जबकि एक आदिवासी के लिए बांध बनाना विकास नहीं है, बल्कि उसके लिए हानिकारक है। तो इस तरह विकास क्या वादा करता है के अंतर्गत हमने उदाहरणों के जरिए देखा कि दो बातें साफ होकर आती हैं कि अलग अलग लोगों के विकास की दरें अलग होती हैं और एक के लिए विकास है तो दूसरे के लिए वो हानिकारक हो सकता है। अब आपका टॉपिक आता है आय और अन्य लक्षण। इन सबसे यह पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं, यानी उपयुक्त बातों से हमें ये पता चलता है कि इन सबका लक्ष्य जो है वो है आय, कि उन्हें आय प्राप्त हो। और आय प्राप्त करने के लिए उनके जो लक्ष्य है वो है नियमित काम मिले उन्हें। प्रत्येक व्यक्ति को नियमित काम मिले जिससे उन्हें बेहतर मजदूरी मिले और अपनी उपज अथवा आय उत्पादकों के लिए अच्छी कीमत प्राप्त होती है। यानी सबसे पहला आता है कि उन्हें नियमित रोजगार प्राप्त होना चाहिए, नियमित काम मिलना चाहिए जिनसे उन्हें आय प्राप्त हो, क्योंकि वो कार्य करेंगे तभी उन्हें आय प्राप्त होगी। बेहतर मजदूरी मिले, यानी जो कार्य करते हैं उनके लिए आय जो दी जाती है वो बेहतर मिले। यानी 8 घंटे के एक काम करने के एवज में 100 या 200 नहीं, बल्कि उन्हें 300-400 से ऊपर ही मिलना चाहिए। अपनी उपज अथवा आय उत्पादकों के लिए अच्छी कीमत मिले। जो उद्योगपति उत्पादक है वो जो उत्पादक वस्तु करते हैं उनके लिए उन्हें अच्छी कीमत मिले, अच्छी आय प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में वे ज्यादा आय चाहते हैं, यानी कुल मिलाकर वो ये चाहते हैं कि उन्हें आय ज्यादा प्राप्त हो जिससे वो अपने बेहतर जीवन जी सके। अब आता है टॉपिक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य, यानी वो ये सिर्फ नियमित का आय, बेहतर मजदूरी नहीं चाहते हैं, इसके अतिरिक्त भी वो और चाहते हैं, जैसे बराबरी का व्यवहार, उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसे वो जो कार्य करते हैं उस कार्य में अगर जोखिम है तो उसके प्रति उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। स्वतंत्रता चाहिए, उन्हें पूरी स्वतंत्रता चाहिए कि वो चाहे 8 घंटे काम करना चाहे, अगर वो चाहता है उस कार्य नहीं करना चाहता उस दिन तो उसको छुट्टी मिले, तो ये उसकी स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए कि वो कार्य उस दिन करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो ये लक्ष्य भी उन्हें चाहिए। दूसरों से आदर मिलने की इच्छा, यानी वो सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें दूसरों से सम्मान मिले है की दृष्टि से, यानी निम्न दृष्टि से उन्हें नहीं देखा जाए। इसको एक उदाहरण के जरिए आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति कहीं अगर बाहर जाकर कार्य करता है, जैसे आपके इसमें दिया है, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने में पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। यानी आप आय तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त भी अन्य बातों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, काम करने का वातावरण वहाँ कैसा होगा, सीखने के अवसर वहाँ अधिक है या नहीं है। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन ये नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। आया बच्चों समझ में? इसका मतलब है कि एक जगह जहां आपको अगर दूर दराज नौकरी मिलती है वहां आपकी आय भी अच्छी है, अन्य सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, आपके परिवार को सुविधाएं प्राप्त की जाती है, आपकी स्वतंत्रता का, आपका हर चीज का ध्यान रखा जाता है। और इसके विपरीत अगर आपको दूसरी जगह जहाँ नौकरी मिलती है आय अच्छी नहीं है, आपके परिवार की सुरक्षा नहीं प्राप्त होती है, आपको अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, तो आप कहाँ कार्य करना पसंद करेंगे? जहाँ आपको आय अच्छी मिलती है, आपके परिवार की सेफ्टी होती है, वहां आप कार्य करना पसंद करेंगे। इस तरह आपने देखा एक उदाहरण के जरिए कि व्यक्ति आय के साथ साथ अन्य चीजें भी चाहता है जो उसे कार्य करने के बदले में प्राप्त हो। अब आपका आता है अगला टॉपिक राष्ट्रीय विकास। अभी आपने ऊपर एक व्यक्ति के लक्ष्य को पढ़ा, उसके विकास को पढ़ा, उसकी प्रगति को समझने की कोशिश की, लेकिन जब एक व्यक्ति इतना कुछ चाहता है तो एक राष्ट्र विकास जब करता है तो उसके लक्ष्य क्या होते हैं?
एक राष्ट्र का विकास करने के लिए बहुत से लक्ष्य सामने रखे जाते हैं। जैसे सबसे पहला इनके अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि हर व्यक्ति के लक्ष्य अलग होता है, उसकी प्रगति के जो उद्देश्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और भारत जैसा देश जहाँ करोड़ों लोगों की जनसंख्या निवास करती है कि सभी के विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है। अगर दिया जा सकता है तो परस्पर ये विचार जो है विरोधी भी हो सकते हैं, तो निर्णय कैसे लिया जाए, सभी के लिए न्यायपूर्वक और सही राय क्या होगी। यानी जो निर्णय राष्ट्र के लिए जाते हैं वो न्यायपूर्वक होना चाहिए और सभी को उससे फायदा मिलना चाहिए। कार्य करने का कोई बेहतर तरीका होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुविधाएं और रोजगार प्राप्त हो सके। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ हो सकता है, यानी जो हम प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं उसके लिए सभी लोगों को फायदा हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं राष्ट्रीय विकास में। जब एक व्यक्ति अपनी प्रगति करना चाहता है तो वो अपने लक्ष्य अधिक रखता है, तो एक जब राष्ट्र विकास करना चाहता है तो उसके सामने भी कई विकल्प होते हैं, कई प्रश्न होते हैं जिसको वो रखकर अपने देश का, राष्ट्र का विकास वो करता है। तो कैसा है कि किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो, यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। यानी देश का विकास करने के लिए आपस की धारणाएं भिन्न हो सकती हैं, दो गुटों की धारणाएं भिन्न हो सकती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि राष्ट्र में एक दल कुछ कहता है तो दूसरा दल कुछ और कहता है। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सभी प्रश्नों पर विचार करना जरूरी होता है। यानी अगर देश का विकास करना है तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना आवश्यक होता है, जिसके लिए आपका टॉपिक आता है कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। पहला आता है जब अलग अलग लोगों के विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है तो एक वस्तु विकसित और दूसरी अविकसित कैसे हो सकती है। जैसे आपका मोबाइल है, कई लोगों का मानना है कि मोबाइल आधुनिक युग का अच्छी चीज है, इससे हर चीज का पता चल जाता है, घर बैठे वर्क होता है, आप घर बैठे पढ़ ले रहे हैं। लेकिन कई और लोगों का मानना है कि मोबाइल बच्चों को विकसित नहीं होने दे रहा है, उन्हें बाहर गेम खेलने के लिए दिया जा रहा है, वो घर में ही बैठे रहते हैं, मोबाइल लिए रहते हैं, आंखों पर इफेक्ट पड़ता है, तो उनके लिए ये हानिकारक है। तो एक ही वस्तु एक के लिए विकसित है और दूसरे के लिए क्या है, अविकसित, वो मानी जाती है। दूसरा आता है जब हम किसी दो वस्तु की तुलना करते हैं तो उसमें कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं भी होती हैं। जब हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं दूसरी वस्तु से तो कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयां भी और कुछ बुराइयां भी। तो हम किस तरह निष्कर्ष निकालें कि ये वस्तु अच्छी है और ये वस्तु अच्छी नहीं है। तो ये निर्भर करता है हमारे ऊपर कि हम उस वस्तु का अवलोकन कैसे करते हैं, कि उसकी तुलना करने का लक्ष्य क्या है। जैसे एक उदाहरण के जरिए कि एक क्लास में बहुत से छात्र होते हैं, आपकी क्लास में बहुत से छात्र हैं, अब हम निर्णय लेना चाहें कि कौन से बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, कौन से किस तरह हैं, तो हम किस आधार पर ये निर्णय लेंगे कि हमारी क्लास के बच्चे कौन से अच्छे हैं, कौन से नहीं पढ़ते हैं, कौन से नेचर में अच्छे हैं। तो कुछ आधार लेकर हम चलते हैं। जैसे 3 आधार इसमें हैं, बुद्धि, ऊंचाई और स्वास्थ्य। सबसे पहला आता है आपका बुद्धि। एक स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, बुद्धिमान है, हर वर्क कंप्लीट कर लेता है, हो सकता है उसकी ऊंचाई कम हो या अन्य कोई उनमें विशेषता ना हो या उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। एक स्टूडेंट जो पढ़ने में कमजोर है, हो सकता है उसकी लंबाई अच्छी हो, स्वस्थ हो। तो हम ये निर्णय कैसे करें कि क्लास के सारे बच्चे जो हैं वो किस आधार पर हम निर्णय लें कि कौन से बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में और कौन से बच्चे अच्छे नहीं हैं। ये हम एक क्विज के माध्यम से जानकारी के आधार पर करेंगे। फिर भी हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। यानी इन तीनों बुद्धि, ऊंचाई और स्वास्थ्य की से संबंधित क्वेश्चन उसमें होंगे जिसमें हम तुलना करेंगे। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों का सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे। इन सब के बाद भी हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा व्यक्ति बुद्धिमान है, कौन नहीं है, कौन स्वास्थ्यवर्धक है, कौन नहीं है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं।
फिर भी सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। यानी यह सब होने के पर हम जैसे इसमें 3 विशेषताएं हमने लेकर चले हैं, बुद्धि, ऊंचाई और स्वास्थ्य को लेकर। तो तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकते हैं। यानी इन चीजों पर भी मतभेद हो सकती हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्वक व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक। यही बात विकास पर भी लागू होती है। यानी जब एक क्लास में निर्णय करने पर ये सवाल उठते हैं तो एक राष्ट्र का विकास करने पर भी कई सवाल आते हैं। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यानी एक राष्ट्र जो विकसित माना जाता है उसका क्या है मापदंड, किसी तरह देश की तुलना के लिए उनकी आय यानी राष्ट्रीय आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। तो अब ये कैसे निकाला जाए कि किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या है। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब ये राष्ट्रीय आय अगले वीडियो में। बाय।